नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हम लोग फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इन न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चला रहे थे। इस सीरीज में मैंने आप लोगों से कहा था लगभग 5 to 6 लेक्चर लगेंगे और प्रत्येक लेक्चर में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप किए जाएंगे और उन सभी क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए जाते थे। उसी सीरीज का हम लोग 4 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं और लगभग बुक को हम लोग फिनिश कर चुके थे। 3 पार्ट में हमने फर्स्ट बुक कंप्लीट की थी, चौथे पार्ट में हम लोगों ने सेकंड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सेकंड बुक के भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज का लेक्चर नंबर 5 रहेगा, ये पार्ट नंबर 5 रहेगा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम चाहते तो इस वीडियो में ही पूरी कंप्लीट बुक फिनिश हो सकती थी, बट हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 6 भी अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि एक लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, तो 2 लेक्चर छोटे छोटे अपलोड कर देंगे जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी और आपको आपके ऊपर बोझ भी नहीं लगेगा। और बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 के अगर प्रिपरेशन सच में कर रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मैं कहता हूं आपके पास 1 मंथ का भी टाइम कंप्लीट नहीं बचा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसीलिए बच्चों, अब आपको सीरियस जोन में जाना पड़ेगा। सीरियस जोन जो एक अलग जोन होता है उसमें जाना पड़ेगा और उसमें जाकर आपको स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप लोग इजीली से पास होना चाहते हैं। और कई बच्चे इस जोन में ऑलरेडी हैं, 1 साल से हैं, तो वो तो बच्चे, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो अब कहते हैं अभी भी कर लो, अभी भी चांस है, अभी भी आप फेल नहीं होगे। अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से, फेल नहीं होगे, बट आपको क्या पढ़ना है बस सारी चीज़ें आपको मिलेगी। हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या तरीका अपनाना है, उस पर भी एक वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो इसीलिए आपको वो सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं, इनको 1 by 1 करके, एक एक करके समझ लेते हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले। देखो यहाँ पर जो एंगल है, अपवर्तक कोण है, उसका मान दिया गया है। क्या कह रहा है, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। देखो अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन को डेल्टा एम से लिखते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात कीजिए, इसको ध्यान से समझो। और एक क्वेश्चन जो है बच्चों आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में कई बार पूछा गया। देखो सबसे पहले अल्पतम विचलन कोण कितना होगा वो ज्ञात करना है। जब आप अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कर लेंगे, फिर आपको आपतन कोण का मान बताना है, फिर आपको अपवर्तन कोण का मान बताना है, फिर आपको निर्गमन जो कोण होता है उसका भी मान बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर हमें 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो है बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के पेपर में कहता हूँ कई बार आपको आ चुका है और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये चीज आपको वहां पर पता लगेगी कि क्वेश्चन जो है कितनी बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातें नोट करते हैं, यानी कि जो चीज हमें यहां पर दी गई है हम लिखते हैं दिया गया है। दिया गया है यानी कि कुछ वैल्यू, कुछ मान जो है, जो 60 डिग्री वगैरह वगैरह कुछ हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया। इसमें देखो यहाँ पर 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का प्रकाश, पीले प्रकाश के लिए, यानी कि यहाँ पर एक जो प्रिज्म कोण ए का मान दिया गया वो कितना दिया गया, 16 डिग्री। यानी कि बच्चों जो यहाँ पर ए का मान दिया गया है वो दिया गया 16 डिग्री। आई होप समझ में आ गया। और देखो अपवर्तनांक जो दिया गया, अपवर्तनांक को कहीं पर एन से लिखते हैं, कहीं पर म्यू से लिखते हैं। ठीक है, जो अपवर्तनांक दिया गया है, इस अपवर्तनांक का मान कितना दिया गया, √2 दिया गया है। इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अपवर्तनांक को यहाँ पर बच्चों हम लोग म्यू से लिखेंगे। ठीक, कभी कभी अपवर्तनांक आपको एन से लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे जो आप प्रयोग करें, क्योंकि हम ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन पीछे बताए उनमें एन का प्रयोग किया था। बट क्या होता है कि कभी कभी एक शब्द में, एक जगह पर 2 एन का प्रयोग करना पड़ जाता है, एक नंबर ऑफ एन हो जाए तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम म्यू का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो एन का भी प्रयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें इस सूत्र के अंदर दी गई हैं। ठीक है, अब हम 1 by 1 करके, एक एक करके सभी को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि इन दोनों क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको कर पाएं। देखो
सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या? अल्पतम होगा, अल्पतम विचलन कोण होता है। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? अल्पतम विचलन कोण आपको ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो जो अल्पतम विचलन कोण है इसे हमें निकालना है, इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट। इसको आप ब्लैक पेन से लिख लेंगे या फिर आप ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन एक बार कर देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है? अल्पतम विचलन कोण जो है इसको मान निकालना। समझो, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, आप चाहे म्यू लिखें, अब चाहे फिर आप एन लिखें। देखो, एक सूत्र होता है म्यू इक्वल टू साइन, इस तरीके से ब्रैकेट होता है ए प्लस डेल्टा एम, यही अल्पतम विचलन कोण है, डिवाइड बाई 2 होता है ब्रैकेट, इसके डिवाइड होता है साइन ए बाई 2। इस तरीके से आपने एक फार्मूला, एक सूत्र जो है पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो सूत्र है, इसी सूत्र में हम वैल्यू को पुट करेंगे, मान को रख कर देंगे। हमारा जो डेल्टा एस, जो एस एम जो है, इसी को डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा एम का मान जो है वो अल्पतम विचलन कोण जो एंगल है वो निकल आएगा। इसी सूत्र की सहायता से हम इसको जो वैल्यू है उसे निकालेंगे। तो देखो, हमें पता है कई सारी चीज़ें, म्यू इसका मान दिया गया, इसका कितना मान है? √2 है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। साइन ए का मान दिया गया आपको 60 डिग्री, जो कि ऊपर क्वेश्चन में बताया गया, प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया? वटे क्या हो जाएगा? साइन ए का मान कितना है? 16 डिग्री डिवाइड बाई 2, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको हर एक चीज़ जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व आउट करना है। साइन डेल्टा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, ऊपर वाला ऐसा साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2, ठीक है। बट नीचे देखो, इस साइन ए बाई 2 लिखा है, तो यहाँ पर इसको 60 से को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसकी डिवीजन करेंगे, इसको भाग देंगे, तो क्या साइन 30 अंश बन जाएगा। अब देखो, इसके बटे 1 मान के इसके साथ तिरछा गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि कैंची गुणा कराएंगे। देखो, जब आप इसकी तिरछा गुणा कराएंगे तो आपका मान जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा? देखो, हमारा क्वेश्चन में सूत्र है क्या, इसको ध्यान से एक बार लिख लो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती है। √2 था, डिवाइड बाई साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई था साइन 30 डिग्री, यही था, ठीक है। इसमें हम इसके बट्टे में 1 मान के इसकी कैंची गुणा कराएंगे, ठीक है। जब आप इसकी कैंची गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 16 प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 √2 साइन 13 डिग्री, यही तो आ जाएगा वैल्यू, यही माना जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो। साइन 16 प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। साइन √2 है, इनटू में है। अब साइन 30 अंश का एक मान होता है, एक जो आपको मान बताया गया, कई बार 1/2 होता है, ठीक है। अब देखो, अब पहले देखो, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, पहले हम थोड़ा इसी को सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इधर वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, एक बार देख लेना इस चीज़ को विशेष करके। देखो, √2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 गुणे √2 ये हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा 2 √2, इतना। अब इसको 2 से 2 को कर देंगे कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? देखो, साइन 16 प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बचा 1/√2, इसके ऊपर 1 बचा। अब हमारे पास यहाँ तक आपको समझ में आ गया हर एक चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक। इतना अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन भी आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा समझो, ये जो साइन है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, ये जो साइन है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 डिग्री प्लस डेल्टा एम, इधर देखो साइन, इस साइन नहीं लिखा, साइन देखो, साइन 16 डिग्री प्लस डेल्टा एम
/2 ये हो जाएगा। और आपको पता है 1/√2 जो होता है साइन 45 अंश का मान होता है। 1/√2 जो होता है साइन 40 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान होता है। तो इसकी जगह पे हम साइन 45 अंश लिख देंगे और साइन को साइन से कैंसिल आउट करवा देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही? ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर साइन को साइन से कैंसिल करा दिया, अब हमारे पास क्या बचा, 16 डेल्टा m बचा, डिवाइड बाई 2 बचा, इधर आपका 45 डिग्री बचा। इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, समझ रहे इस चीज़ को। इसकी भी तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आप इसकी तिरछा मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस डेल्टा m इजुकल टू, ये देखो 42 है, 40 इसकी 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 45 के साथ, यानी कि 45 डिग्री के साथ। तो 16 प्लस डेल्टा m इजुकल टू 45 दूना कितने होते हैं, 90 डिग्री हो गया। ये आपका एक इक्वेशन बन गई। अब देखो डेल्टा m इजुकल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, इस जो साइन इधर वाला था इस 60 को इसको इधर लाएंगे तो डेल्टा m इजुकल टू हो जाएगा 90 डिग्री से हम 16 डिग्री को डिवाइड माइनस कर देंगे तो डेल्टा m का जो मान आ जाएगा वो 16 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों जो अल्पतम विचलन कोण का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। तो इस तरीके से हमने जो डेल्टा m जो था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अभी हमने सिर्फ इसका एक पार्ट को सॉल्व किया है, यानी कि बच्चों जो यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण का जो मान आया है, अल्पतम विचलन कोण का जो मान आया है वो डेल्टा m इक्वल टू कितना आया है, 16 डिग्री आया। अभी बच्चों हमने सिर्फ एक वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब हमें क्या क्या निकालना, समझो ध्यान से। अब हमें आपतन कोण का मान निकालना है। तो जब हम आपतन कोण का मान निकालेंगे, और ये देखो साइन जो डेल्टा m का मान आया है वो कितना आया है, ऐसे मत समझना, डेल्टा m का मान 30 डिग्री, यानी कि जो अल्पतम विचलन कोण है वो बहुत ही न्यूनतम होगा, कम होगा। डेल्टा 30 डिग्री कितनी होता है। अब बच्चों हमारा जो दूसरा वाला है उसको सॉल्व करेंगे। देखो दूसरा वाला पार्ट जो है जिसमें आपसे कह रहा है आपतन कोण का मान बताना। देखो जो आपका आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण का मान हमें बताना है यहाँ पर। और आपतन कोण को आप लोग पता है किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक सूत्र आप लोगों ने अगर ध्यान है तो पढ़ा होगा, a प्लस डेल्टा m/2 होता है, एक सूत्र होता है। और आप लोगों ने कई बार इसे पढ़ा भी होगा, देखा होगा, समझा होगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे। और आप लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉल्व किया तो इसको याद रख लेना, सूत्र इंपॉर्टेंट है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मान हमें पता ही है कितना दिया गया, देखो यहाँ पर भी दिया गया 16 डिग्री, यहाँ पर ए मान देखो, ए का मान दिया गया तो 16 डिग्री हो गया। प्लस डेल्टा m का जो डेल्टा m का मान आया है वो कितना आया, 13 डिग्री आया है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 90, डिवाइड बाई 2 ए हो जाएगा 45। यानी कि बच्चों जो आपतन कोण जो आई है इसका मान कितना आ गया, 45 डिग्री। और जो कि ये इसका दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है आपतन कोण का जो मान है, जो वैल्यू है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला आपतन कोण का मान निकाल लिया। अब हमें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अपवर्तन कोण। देखो जो आपका अपवर्तन कोण रहेगा, अपवर्तन कोण का मान कितना रहेगा। अब देखो जो आपतन कोण था उसे आई से लिखा था, अपवर्तन कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब बच्चों जो अपवर्तन कोण आर होता है इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, इसका होता है डायरेक्टली a/2। ठीक है, अब देखो a/2 इसका सूत्र है, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन आर, और ए का मान आपको पता है 16 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यह जाएगा 30 डिग्री। यानी कि जो अपवर्तन कोण का मान आएगा वो 13 डिग्री आएगा। तो ये जो वैल्यू आपकी है तीसरी वाली इसकी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है निर्गम कोण का मान। देखो जो निर्गमन कोण है, जो निर्गमन कोण का मान है वो पूछा जा रहा है। तो देखो निर्गमन कोण, अब जो निर्गमन कोण है इसकी वैल्यू देखो, निर्गमन कोण जो होता है इसका मान होता है, देखो ई जो होता है निर्गमन कोण बराबर होता है आई के, तो आई के बराबर होता है निर्गमन कोण, और आई को कहते हैं हम लोग आपतन कोण। तो आपतन कोण और निर्गमन कोण का जो मान होता है एक्चुअल में बराबर होता है। तो देखो आपतन कोण का जो मान होगा और आपतन कोण का मान कितना है, 45 डिग्री, तो वही निर्गमन कोण का भी मान होगा, यानी कि ई का मान भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इस तरीके से हम इसकी सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। बट सबसे ज़्यादा जो हार्ड था वो था क्वेश्चन नंबर इसका अल्पतम विचलन कोण निकालना। अगर हमने वो निकाल लिया तो सारी वैल्यू हमने रख देंगे और इजीली से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जरा सा भी।
आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लग रहा है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया, प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि हम तो दोबारा नहीं पढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप इसको पीछे करके देख लेना, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। होता क्या है, न्यूमेरिकल आप एक पढ़ते हैं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस करना आ जाता है। अब देखो ये सारे फार्मूलों का यहाँ पर प्रयोग किया गया, ये सारे फार्मूले यूज किए गए, बट ये फार्मूले का उपयोग आप न्यूमेरिकल में बेशक बोर्ड के पेपर में ना आए, अगर इससे रिलेटेड कोई वैल्यू चेंज होकर न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल जिसमें आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान या निर्गमन कोण का मान ऐसे करके पूछ लेगा बोर्ड के पेपर में, तो आप उनको भी इजीली से सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए बच्चों आपको फार्मूले पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बेहतरीन तरीके से एकदम एक्सीलेंट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो प्लीज़ बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, बट इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है कई बार, और आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। देखो, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले फोकस दूरी का अविदृश्यक लेंस तथा 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अविदृश्यक लेंस है तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक नेत्रिका लेंस। देखो यहाँ पर अविदृश्यक लेंस भी है और नेत्रिका लेंस भी है, दोनों की फोकस दूरी दे रखा है। कह रहा है कि एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे। एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर लगे? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे, ठीक है। किसी वस्तु को अविदृश्यक जो लेंस होगा उससे कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि जिसको मानते हैं 25 सेंटीमीटर, उस पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता को लिखते हैं बच्चों m से। तो m का मान भी आपसे पूछा गया है, और पूछा गया है कि कितनी दूरी पर रखें, इससे इसकी फोकस जो प्रतिबिंब है वो इतनी दूरी पर बन जाए। तो देखो सबसे पहले इसमें जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उन वैल्यू को लिख लेंगे, ताकि अगर हम बाद में इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो दिया गया है, क्या क्या दिया गया समझो। इसमें 2 लेंस है, अविदृश्यक लेंस है और आपका नेत्रिका लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां दे रहा है। अविदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है उसको FO से लिखेंगे। अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है कितनी? अविदृश्यक लेंस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है इतने सेंटीमीटर तथा ये 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, यानी कि नेत्रिका लेंस भी है, उसकी फोकस दूरी F इक्वल टू कितनी है? 6.25 सेंटीमीटर है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, सेंटीमीटर पर लगे। किसी वस्तु को अविदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका अंतिम प्रतिबिंब, देखो कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो इतनी दूरी पर बन जाए, और एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे। अब ये दोनों जो लेंस हैं एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर लगे? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे। तो हम लिखेंगे दोनों लेंसों के मध्य दूरी, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, दोनों लेंसों के मध्य का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, यानी कि v इक्वल टू आपको मान ये बच्चों v है, दिया गया है। कितना दिया गया यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही दिया गया, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे, ठीक। कितनी दूरी पर रखा जाए, कितना प्रतिबिंब इनका अंतिम प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बन जाए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर 25 सेंटीमीटर पर बनता है। देखो इसमें जो VE का मान है, VE का मान कितना दिया गया? 25 सेंटीमीटर है, और इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी आपको पता है, तो ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक ये सारी वैल्यू अगर आप लोग लिख लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर पाओगे। देखो अब हम इसके सूत्र किस नेत्रिका लेंस के लिए, पहले नेत्रिका, जो आपका नेत्रिका लेंस लगा है, नेत्रिका हेतु जो आपका लेंस है, लेंस सूत्र प्रयुक्त करेंगे। प्रयुक्त करने पर देखो क्या होता है, एक सूत्र आपने पढ़ा था 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। बट आप जब
लेंस के लिए ये सूत्र रहता है, जब आप दर्पण पढ़ेंगे तो यही चिन्ह जो है पॉजिटिव में हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ बात कर रहे हैं नेत्रिका के लिए, तो इन सभी में बच्चों आपको ई लगा देना है नेत्रिका के लिए, क्योंकि हम इसमें अभिदृश्य के लिए बात करेंगे तो हमें क्या करना है, इन दोनों में क्या करना है, चिन्ह जो है ई लगा देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/f, एफ का मान कितना दिया गया, एफ ई का मान दिया गया 6.25 सेंटीमीटर इजुकल टू 1/VE। अब देखो VE जो है इतना, देखो VE का मान कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर, और ए मान जो है किसमें है, निगेटिव पार्ट है, ठीक है। प्लस सूत्र में भी निगेटिव है, 1/U। UE जो है इसका दूरी जो है वो पूछी गई है, वो मान जो है हमें इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। देखो अगर बच्चों आपको UE चाहिए, UE को निकालना है तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से समझेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या करना है, ए जो UE निकालना है, तो देखो इसको ब्रैकेट के इधर ले आएंगे, तो UE इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पर समझना, नहीं तो आप जरा से अभी गलती करोगे तो भूल जाओगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/, अब देखो इसको तो इधर ले गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये V जो है इसको भी लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, किस में हो जाएगा, धनात्मक में। ए किस में हो जाएगा, इसका जो मान है ये तो यहीं पर रहेगा, माइनस ऋणात्मक हो जाएगा। बट अब हमें देखो ध्यान से, अब यहाँ पर लोचा हो रहा है, ये जो फोकस दूरी है इसमें यहाँ पर क्या है, धनात्मक में, फोकस दूरी किस में है, धनात्मक में। बट इस फोकस दूरी को जब हम इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगी, ऋणात्मक में, 1/6.25। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 1/UE इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस का ए भी है, माइनस का ए भी है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। इन दोनों में आप जब लासा निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो लगभग आपका 25 आएगा, ठीक है। 25 जब आ जाएगा तो अगर आप इसको 25 51 25 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इसको अगर आप 5 5 25 या 5 चक्कू 6 चौक 24 और 25 चक्कू 100, हाँ माइनस का 4 हो गया। अब इन दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 5 बटे आपका हो जाएगा 25। तो 1/UE इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/25। अब इसको 5 बन जा 5 5 4 5 जा 25, ठीक है। तो देखो 1/UE इक्वल टू क्या आ गया, 1/5, और ये माइनस भी लगा, तो UE वो कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। एक वैल्यू जो है हमने इसकी निकाल ली, समझ में आ गया। अब ये नेत्रिका लेंस के लिए निकाल ली, अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से अविदृश्यक लेंस के भी निकाल लेना है। तो अब हम लिखेंगे अविदृश्यक लेंस के लिए, किसके लिए बच्चों, जो आपका अविदृश्यक लेंस लगा है इसके लिए, अविदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की पहले फोकस दूरी ना निकालना है, हाँ प्रतिबिंब की दूरी बाद में निकाल लेंगे। हाँ, अविदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, अविदर्शक तथा नेत्रिका लेंस जो है उसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो दूरी VO + UE जो है ये सूत्र हो जाएगा, इसी में मान रखो। देखो VE और VO का मान दिया गया क्या, कहीं पर VO का मान भी नहीं दिया गया ना, ये भी लोचा है। तो हाँ देखो 1 मिनट, हाँ इसमें मान निकालना ही नहीं, कुछ भी करना ही नहीं। देखो इसमें कह रहा है एक दूसरे लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। तो V जो है आपका अविदर्शक लेंस है, जो आपका अविदर्शक लेंस के बीच की दूरी और इसकी जो आया है, इन दोनों के मान जो है वो दिए गए हैं, कितना है 15 सेंटीमीटर है। क्यों, देखो समझो इस चीज़ को, कह रहा है कि अविदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी इतनी है, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। यानी कि जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, यहाँ पर जो वस्तु रखी है वो उसकी दूरी कितनी है, और जो आपका V0 है, यानी कि जो आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा, किसका, जो आपका अविदर्शक लेंस है। देखो अविदर्शक लेंस का प्रतिबिंब, समझो इस चीज़ को, और जो आपकी नेत्रिका लेंस है उससे वस्तु के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को L से लिख लेते हैं, तो L इक्वल टू क्या है,
V0 प्लस आपका यू ई हो जाएगा। ये सूत्र समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। अब इसे आपको इसको ब्रैकेट के अंदर फेंक कर लेना, क्योंकि अभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अभिदृश्यक जो लेंस है इसकी प्रतिबिंब की दूरी। क्या निकालेंगे? अभिदृश्यक से अभिदृश्यक जो लेंस है उससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? प्रतिबिंब की दूरी। जब हम प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे तो देखो, प्रतिबिंब की दूरी को अभिदृश्यक लेंस के तो b से लिखेंगे, और इसके जो अभिदृश्यक लेंस है इसके लिए O का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा L। अब यहाँ इसी सूत्र से V इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो L हो जाएगा, माइनस में UE जो हो जाएगा, और UE जो है इसका हम क्या लेंगे? मोड लेंगे। UE का मोड लेंगे, ये चीज़ आप याद रख लेना। तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L का मान कितना है? ये दोनों इसके A प्लस यानी कि इन दोनों का जो योग है वो 15 सेंटीमीटर है, तो ये इन दोनों के योग को L से प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो हो गया 15 सेंटीमीटर माइनस UE। अब UE जो है इसका मान कितना आया? देखो 5 सेंटीमीटर आया है, हमें पता है। तो देखो जब हमने इसका मान रखेंगे 5 सेंटीमीटर है 5, तो आपका आ जाएगा V0 जो मान आ जाएगा, VO का मान आ जाएगा, प्रतिबिंब से अभिदर्शक लेंस की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब आप लोगों के मन में हो सकता है डाउट हो रहा हो कि सर यहाँ पर UE जो -5 है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो बच्चों इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर इसका मोड लिया गया है, ठीक है। इसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए अभिदर्शक और जो अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है V0 का मान है वो आ गया 10 सेंटीमीटर। इससे क्या हुआ? अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी हमें मिल गई, जो प्रतिबिंब की दूरी मिल गई। अब हमें अगर वस्तु की दूरी निकालनी है तो हम नेत्र लेंस वाला वही सूत्र प्रयोग कर लेंगे अभिदर्शक लेंस के लिए। तो इससे क्या करेंगे, हम इसकी जो वस्तु की दूरी है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो वस्तु की दूरी निकालने के लिए 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है। इसमें क्या करेंगे, सभी में O लगाएंगे क्योंकि अभिदर्शक लेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमें निकालना क्या है, इसमें U, तो 1/UO इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इसको ब्रैकेट के डालना है, V आपकी सेम स्थान पे है V0 माइनस 1/F0। FO जो है 0 नहीं, आप कहेंगे FO हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हमने सूत्र प्रयुक्त कर लिया। अब देखो 1/FO इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/V0, और V0 का मान कितना आया है? 10 सेंटीमीटर माइनस 1/। अब बच्चों देखो FO जो है फोकस अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है, उसका मान दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो इसका रखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो आप 2,10 इन दोनों का जब आप लासा निकालेंगे तो आपका आएगा 10 1 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि ये बचेगा बच्चों आपका 4/10। क्या बचेगा? 4/10 और माइनस लगा रहेगा, ठीक है। तो 1/UO जो मान आया है वो माइनस का 4/10 आया है। अब देखो हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अगर हमें UO चाहिए तो क्या आ जाएगा? 10/4 आ जाएगा। 4 दूनी कितने होते हैं? 8, बचे 2 लगाया 0.2 पंचे 10। यानी कि बच्चों जो आपका UO का जो मान आया है अभिदर्शक लेंस की दूरी वो आया है 2.5 सेंटीमीटर। इसके वस्तु की दूरी जो रहेगी वो इतनी रहेगी। अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? UO जो है इतना आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी कि जो आवर्धन क्षमता है वो भी हमें निकालनी है। तो देखो जब बच्चों हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे, अब हमारा चौथा जो इसका अगला पॉइंट है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता हमें फाइंड आउट करनी है, आवर्धन क्षमता की जो मान है वो निकालना है। सूत्र होता है M इक्वल टू VO माइनस का BO/UO। अब ब्रैकेट रहता है 1 प्लस D/F D/FE, हाँ FE रहता है, ठीक है। ये सूत्र आपका होता है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। अब आप कहेंगे सर D क्या है? हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा हो। तो जो D है, देखो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी, और D का मान कितना रखेंगे? जो स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो D का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें मान रखो
एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जीरो का मान कितना है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था 10 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई ओ जीरो का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, फाइंड आउट किया है 2.5, 1 प्लस डी का मान आपको पता है 25 होता है, एफ ई, जो एफ ई की फोकस दूरी थी वो कितनी थी 6.25। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे दशमलव हटा देंगे और ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे और इसको डिवाइड करेंगे, 25 चक्कू 100, यानी कि ए बच्चों आपका हो गया 4 ब्रैकेट 1 प्लस 25 डिवाइड बाई 6.25 है और आपका इधर लगा हुआ है ब्रैकेट, ठीक है। अब आप इससे इसको जब भाग करेंगे तो आपका 4 बार जाएगा, कैसे जाएगा, 6 चौक 24 होते हैं और 25 चक्कू 100 यानी कि 25। अब देखो m का जो मान आ गया वो कितना आ गया, ये 4 है, ब्रैकेट लगा है 1 है प्लस आपका 4 है, ठीक है। इसको देखो m का मान कितना आ जाएगा, ये आपका जो 4 है ब्रैकेट लगा हुआ है, 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके मतलब यहाँ पर इसके अंदर जो निशान रहेगा, चिन्ह रहेगा, वो मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, गुणे का रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 चक्कू कितने होते हैं 20, तो आवर्धन क्षमता जो आ जाएगी वो कितनी, सेंटीमीटर नहीं, आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी बच्चों, 20 आ जाएगी, और यही इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल जो था बच्चों, मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हो सकता है आप लोगों को कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ बच्चों एक बार उस क्वेश्चन को वहाँ पर जहाँ पर समझ में नहीं आया उसको स्टार्टिंग से एक बार देख लेना, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अन्यथा मैंने हर एक चीज़ को लिख कर अच्छे से बताया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। आई होप ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक है, इतने अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। देखो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है एक तरीके से कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको अति लघुत्तरी के अंदर 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। बट मिलता तो 1 नंबर में है, इसको कहेंगे है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटा पैकेट है, धमाका बहुत बड़ा करता है, ये चीज़ याद रख लेना। वायु में प्रकाश की चाल, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं। क्या है दिया गया, यानी कि जो भी वैल्यू हमें दी गई हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁻³ इतने मीटर पर सेकंड दी गई है, यानी कि बच्चों जो यहाँ पर v जो है प्रकाश की चाल है, v का जो मान है वो दिया गया है, सॉरी इतने प्रकाश इतने × 10⁸ 4 कैसे हो सकता है बच्चों, यहाँ पर 10⁸8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, 10⁸8 होना चाहिए, ठीक है, 8 ही होगा। आप लोग इसको एक बार सही कर लेंगे क्योंकि 8 ही होती है प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार बोर्ड के पेपर में पूछ रही है। तो यहाँ पर बच्चों जो सी का मान दिया गया प्रकाश की चाल, इसको हम वी से लिखते हैं या फिर सी से लिखे हैं, वी जो ए लिख लें, ईयर में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸8। वहीं पर बच्चों यू जी की बात करें, वी जी की बात करें, फिर प्रकाश की चाल ग्लास में हमें बतानी है। अब ग्लास में जो है इसके बराबर में हमें बताया गया क्वेश्चन मार्क दिया गया, ग्लास में प्रकाश की चाल क्वेश्चन मार्क दिया गया और कह रहा है कि ईएन इतना अपवर्तनांक यानी कि 1.5 इतना अपवर्तनांक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो अपवर्तनांक n = आपने एक सूत्र पढ़ा था c n = c/b, वही चीज़ है यहाँ पर। देखो पहले हम वायु में प्रकाश की चाल लिखेंगे, फिर हम इसकी जो है ग्लास में प्रकाश की चाल लिखेंगे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, ग्लास जो है इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो देखो अगर हमें ग्लास में प्रकाश की चाल निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वी ए ईयर में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई अपवर्तनांक हो जाएगा। इसमें मान रखो आपका इजली से वी जी का मान जो है वी ए का मान कितना है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड दिया गया, एन का मान 1.5 दिया गया, दशमलव उठाया ऊपर 0 बढ़ा दिया, 15 दूनी 30 कर दिया, यानी कि ग्लास में जो प्रकाश की चाल आ जाएगी वो 2 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। और यही एक छोटा सा इसका जो है आंसर जो राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा बच्चों अगला न्यूमेरिकल है उसकी। देखिए बच्चों अगला हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, क्या कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से कांच की सतह पर आपतित होता है। देखो
6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश जो है वो वायु से कांच की सतह पर आपतित होता है, कांच की सतह पर पड़ रहा है। फिर कह रहा है इसके परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश के में प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा एवं चाल ज्ञात करना है। यानी कि आपको जो प्रकाश इतनी चाल से चल रहा है, इतने 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश है, वायु से कांच की सतह पर आपतित हो रहा है, वायु से आ रहा है, कांच की सतह पर आपतित हो रहा है। ठीक है, इसके प्रभाव जो परावर्तित प्रकाश है, इसके परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश में प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य, यानी कि प्रकाश के परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति एवं प्रकाश की, इन दोनों की चाल भी हमें बतानी। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे जो वैल्यूज दी गई हैं, यानी कि बच्चों आपको दिया गया है जो एक छोटे छोटे मान जो हैं हमें दिए गए हैं, उनको सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो ले लेते लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम होती है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। जब आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करते हैं तो 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 से हम गुणा करते हैं। अब ये हो गई वैल्यू मीटर में। अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो इनकी 3 घातों को कैंसिल आउट करा देंगे, तो लैम्डा का जो मान आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात 7 बचेंगी, मीटर में बचेंगी। ये आपका लैम्डा का मान आ गया, तरंग दैर्ध्य आ गई। यहाँ से समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको पता है एक वर्णीय प्रकाश वायु से कांच में की सतह पर परावर्तित होता है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है, जो कि अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं वायु की प्रकाश की चाल आई, ईयर आई लिख लेते हैं, वी आई से। तो क्या होती है, लगभग आप यहाँ पर मान लेते हैं कितनी, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या वी ए भी आप कर सकते हैं, वो भी दिख। इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अब चलो वी ए कर लो, ईयर कर लो। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है सर अभी आपने ए बताया, आप ए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लैम्डा का मान अवेलेबल है, वी का मान अवेलेबल है। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वी आई, 1 मिनट, म्यू जीरो ए जो होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन में वी। इस इक्वल सिर्फ वी है, याद रख लेना, एक कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। ठीक है, ये वी है। देखो अगर हमें वी चाहिए तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन में लैम्डा, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सी क्या सर, अभी मैं बता रहा हूँ सी क्या। जो वी आई आपने लिखी इसी को आप सी वी लिख सकते हैं। ये सी ही एक्चुअल में होती है, सी जो होती है इसको प्रकाश की चाल से डिनोट करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल। तो देखो इस वी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान कितना है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई इस लैम्डा का मान कितना है, 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 है। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2। क्या करेंगे, v की इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। जब आप v को करेंगे 6, 3 दूनी 6, ठीक है। देखो इधर हो जाएगा 10 की घात 8 इंटू में हो जाएगा 10 की घात माइनस की 7, इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी 10 की घात 7 जो है किसकी हो जाएंगी, पॉजिटिव की हो जाएंगी। डिवाइड बाई आपका नीचे 2 बचा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की घात 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 10 की घात 1 को लाएंगे, 10 गुणे 10 की घात 14 कर लेंगे, एक घात लाएंगे 0 के रूप में, डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसको काट देंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि जो v का मान आ गया वो आ गया 5 इंटू 10 की पावर 14, और जो इसमें a आ जाएगा हार्ड जो हो जाएगा, क्या हो जाए, हार्ड ए आ जाएगा। इतने हार्ड जो हो जाएगी, जो आपकी तरंग दैर्ध्य इतनी प्रकाश की जो वायु में प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, इतनी हार्ड की आवृत्ति से वो आपतित होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पहला कह रहा है परावर्तित प्रकाश। सबसे पहले हम परावर्तित प्रकाश के लिए बात करते हैं। देखो कोई चीज़ करनी, परावर्तित प्रकाश के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा चाल बतानी है। एक चीज़ याद रख लेना, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, परावर्तित या प्रकाश के, परावर्तित किरण होगा ना, क्योंकि किरण ही आएगा, किरण या प्रकाश लिख लेना। किरण के लिए जो आपकी आने वाली परावर्तित होने वाली किरण है, इसके लिए क्या होता है, जो आपका परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के बाद आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य एवं चाल जो होती है बच्चों नियत होती है, याद रखेंगे। परावर्तन के बाद आप चाहें तो आप नोट में डालकर यहाँ पर लिख भी सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? परावर्तन के पश्चात, या फिर आप बाद लिखेंगे पश्चात, परावर्तन के पश्चात आवृत्ति जो कितनी हर्ट्ज है, आवृत्ति कम तरंग दैर्ध्य हो गई तथा वह चाल समान रहेगी, समान रहते हैं या फिर रहेगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें इसकी चाल बतानी है, क्या है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः जो आपकी परावर्तित, अतः परावर्तित जो किरण, परावर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य, अतः जो परावर्तित किरण है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? देखो एक्चुअल में तरंग दैर्ध्य कितनी है वही इसकी हो जाएगी, कितनी है? 6 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी बात हमसे क्या पूछ रहा था? देखो दूसरी बात हमसे पूछ रहा था इसकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति। अब देखो परावर्तित किरण की आवृत्ति या फिर परावर्तित किरण की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? जितनी आवृत्ति आई है वही हो जाएगी। कितनी आई है? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये वाली जो वैल्यू आई यही हो जाएगी। तीसरा हमें निकालना है चाल, परावर्तित किरण की चाल। चाल कितनी हो जाएगी? जो चाल थी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने परावर्तित किरण की बात कर ली। ठीक है, यानी कि इसकी जो पहला वाला था इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लीजिएगा। अब अपवर्तित प्रकाश के लिए, जब हम अपवर्तित प्रकाश की बात करेंगे तो कंडीशंस सब इधर का उधर झोल हो जाएगा, यानी कि बच्चों चेंज हो जाएंगी, ऐसा आप कह सकते हैं। झोल का मतलब चेंज हो जाएंगे। तो देखो अब हमें दूसरा कंडीशन, दूसरा केस सॉल्व करना है, किसके लिए? जो आपकी अपवर्तित है, अपवर्तित प्रकाश के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक आपको पता है कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, आई होप आप सभी को, आप यहाँ पर कांच के अपवर्तनांक को म्यू से चलो एन लिखो, अपवर्तनांक को हमेशा एन से ही लिखेंगे। अब जहाँ कहीं पर भी लिखेंगे कितना होता है? 1.5। वैसे कांच के अपवर्तनांक को ज़्यादातर अपवर्तनांक कभी कभी आप देखेंगे म्यू से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब देखो कांच का अपवर्तनांक इतना हो गया। अब कांच के अपवर्तन की जो स्थिति वाला एक सूत्र होता है वो आपको पता है? नहीं पता है तो आप वही सूत्र समझ सकते हैं, n आपका जो होता है C/V। ये सूत्र आपने एक पढ़ा है? C/V नहीं पढ़ा है? ठीक है, यही सूत्र जो है इसी का प्रयोग करेंगे। या फिर आपने इसमें और कुछ देखा होगा, देखो n होता है C/V λ/λ' होता है, ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पर लैम्डा और लैम्डा डैश क्या है? देखो लैम्डा तथा जो ये लैम्डा डैश है ये है क्या? एक्चुअल में लैम्डा और लैम्डा डैश क्या होता है? देखो ये क्या है? क्रमशः जो आपकी परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है, परावर्तित किरणों की तरंग दैर्ध्य, ये क्या है? जो भी परावर्तित किरण होती है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये सूत्र क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? c आ जाएगा अपॉन में v। तो c का मान कितना है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। v का मान पता नहीं है, चूंकि n का मान हमें पता है तो v क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ प्लस में डिवाइड बाई n, और n का मान कितना है बच्चों आपका? 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक, डिवाइड 0, 15 दूनी 30, यानी कि जो v का मान आ गया है 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये आ गई, इसकी चाल आ गई। ठीक है, देखो अब यहाँ पर लिखा क्या था?
1/n इक्वल टू C अपॉन B इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा m, यानी कि अगर हम कहें तो n इक्वल टू C अपॉन V में जो चीज़ वैल्यू कैलकुलेट होगी तीनों के मान वही सेम आ जाएगा लैम्डा n इक्वल टू लैम्डा बटे लैम्डा डैश में। देखो अभी हम चेक करके बता रहे हैं, यहाँ से हम अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से। एन का निकाल, देखो क्या हो जाएगा। लैम्डा का मान कितना है आपको पता है कि 6 गुणे लैम्डा का मान 6 गुणे 10 की घात -7 था, ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा डैश। लैम्डा डैश का मान जो है हमें पता नहीं है, तरंग दैर्घ्य निकालनी ना लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश निकालेंगे, लैम्डा डैश निकालेंगे। क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा डैश इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई एन। एन का मान कितना है, 1.5 है, 1.5। तो क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 15 चक्कू कितने होते हैं 60, 15 चक्कू 60 होते हैं। तो लैम्डा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 4 गुणे 10 की घात -7, इतना आ गया, ठीक है। अब इसे क्या करना है बच्चों, हमें एंगस्ट्राम में चेंज करना है। 10 की घात -7 है, इसे क्या करेंगे एंगस्ट्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 है तो मतलब 4000 एंगस्ट्राम हो जाएगा इजीली से। जो लैम्डा इसमें जो अपवर्तित किरण का जो मान आएगा, तरंग दैर्घ्य आएगी, वो आ जाएगी लैम्डा डैश। अब हमें क्या निकालना, देखो हमने चाल निकाल ली और इसकी तरंग दैर्घ्य निकाल ली। चाल और तरंग दैर्घ्य के बाद में हमें एक चीज और निकालनी थी, इसकी आवृत्ति। इसमें क्या होगा, आवृत्ति तो इसमें भी समान रहती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो जो आवृत्ति हो जाएगी बच्चों, आवृत्ति जो होगी वो सेम रहेगी, जो कि पीछे हम लोगों ने आवृत्ति को कैलकुलेट किया है 5 गुणे 10 की घात +14 हार्ट्ज, आवृत्ति वही रहेगी। तो इस तरीके से हमने पूरा जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आप लोगों को भी सॉल्व करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग के लिए स्लिटों के बीच की दूरी इतने सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर है, इतने मीटर है। स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर है। प्रिज्म की चौड़ाई जो इतनी है प्राप्त की गई है, यानी कि प्रिज्म की चौड़ाई इतनी प्राप्त की गई, तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। यानी कि बच्चों यहाँ पर भी हमें लैम्डा का ही झोल है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, प्रिज्म चौड़ाई, प्रिज्म की चौड़ाई, W इक्वल टू सूत्र होता था D लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। ये जो देखो, ये जो एक कैपिटल डी है और एक स्मॉल डी है, यहाँ पर कैपिटल डी का मान क्या है और स्मॉल डी मान क्या है, यानी कि आपको इसमें डाउट हो रहा होगा सर कैपिटल डी क्या है स्मॉल डी क्या है, आई होप हो रहा होगा। तो देखो अगर स्लिट रखी है तो जो पर्दे के बीच की दूरी होती है, पर्दे के बीच की जो दूरी होती है जिसको 3 मीटर दी गई है, तो जो पर्दों के बीच की दूरी है उसको कैपिटल डी से लिखते हैं। तो कैपिटल डी का मान कितना 3 मीटर है। स्मॉल डी का मान कितना है, जो प्लेट के बीच की इतने, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है कि जो स्लिट है इनके बीच की दूरी 10 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो ये जो है आपकी कैपिटल स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होती है, दो स्लिट प्रयोग किए गए उनके बीच की दूरी, और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को हम कैपिटल डी से लिखते हैं, ये चीज याद रख लेना। और यहाँ पर पूछा क्या गया, लैम्डा का मान यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है वो पूछी गई है, ठीक है। कह रहा है प्रिज्म चौड़ाई आपने सूत्र, और प्रिज्म की चौड़ाई भी दी गई 10, यानी कि बच्चों 10 नहीं दी गई। देखो फ्रिंज चौड़ाई का मान कितना दिया गया 2.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये चीज़ यहाँ तक पता होगी। अब देखो सूत्र क्या है, W इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये सूत्र है। अब हमें चाहिए क्या, लैम्डा का मान चाहिए। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा D लैम्डा इक्वल टू W इंटू में D। अब देखो अब हमें लैम्डा चाहिए, लैम्डा इक्वल टू W इंटू में D और डिवाइड बाई आपका कैपिटल D, ये आ जाएगा। और इसमें मान रखो W का मान आपको पता है 2.1 इंटू 10 की पावर -3 दिया गया, इंटू कैपिटल डी का मान है 10 की पावर -3, सॉरी स्मॉल डी का, इंटू कैपिटल डी का मान कितना दिया गया 3 दिया गया। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो अगर हम इधर से 2.1 ही है 2.1, ठीक है, इधर से दशमलव हटा दें और एक नीचे 0 बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 इंटू में
10 की पावर 6 3 माइनस 10 की पावर 3 माइनस की इक्वल टू 6 के 10 की पावर माइनस के 6 डिवाइड बाई 30। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। देखो इसको 3 से काटो, 3 सत्ते कितने होते हैं 21 होते हैं और 3.30 होते हैं। 3 सत्ते कितने होते हैं 21 होते हैं बटे 3.30 होते हैं। तो देखो लैम्डा का मान कितना आ गया 7 गुणे 10 की घात माइनस के 6 डिवाइड बाई 6 10 आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे 7 के आगे एक 0 बढ़ा लेंगे और इंटू 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 10 से 0 एक सत्ते 7, यानी कि बच्चों लैम्डा का मान आ गया 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। अगर हमें इसे एंगस्ट्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 7000 एंगस्ट्राम हो जाएगा, 7000 एंगस्ट्राम। तो इसमें जो तरंग दैर्ध्य का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। ठीक है, तो हमारी जो दो स्लिट होती हैं प्रयोग की जाते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल डी से लिखते हैं और स्लिट और पर्दे के बीच की जो दूरी होती है उसे कैपिटल डी से लिखते हैं। आई होप ये जो न्यूमेरिकल है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है और बोर्ड के पेपर में 1 या फिर 2 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए हमें इसे न्यूमेरिकल को भी तैयार करना था। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि सोडियम का कार्यफलन इतना है, सोडियम का कार्यफलन जो है वो इतना है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश इसके पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा। देखो कह रहा है एक सोडियम जो धातु होती है इसका कार्यफलन जो है वो इतना दिया गया। कह रहा है क्या, पूछ रहा है आपसे 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो है इस अगर इस पर डाला जाए, मान लीजिए ये आपके पास सोडियम धातु है, इससे एक प्रकाश डाला जा रहा है, इसका कार्यफलन W का जो कार्यफलन है वो इतने ईवी है, ईवी 2 ईवी है। कह रहा है अगर इस पर 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का अगर हम प्रकाश डाल रहे हैं, क्या इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होंगे या फिर उत्सर्जित नहीं होंगे, ये पूछ रहा है, ये चीज़ तो पूछ रहा है। ठीक है, समझो ध्यान से। यहाँ पर E आपने सूत्र पढ़ा था, E इक्वल टू HC अपॉन में लैम्डा, E इक्वल टू HC अपॉन में लैम्डा, और आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार इसको अच्छे से समझाया भी गया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित जो आइंस्टीन का समीकरण था। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें कह रहा है सोडियम धातु का कार्यफलन, यानी कि जो कार्यफलन है वो दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो कार्यफलन दिया गया, ठीक है, और कह रहा है क्या इतने एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, यानी कि जो बच्चों लैम्डा का मान है वो दिया गया 7000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम करेंगे मीटर में चेंज, 7000 गुणे 10 की पावर माइनस के 10, तो ए होता है 7 इंटू में 10 की पावर माइनस के 7 मीटर हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हमें क्या इतने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, ई का मान। अब बच्चों जो एच है ये एक नियतांक होता है और इसका एक मान होता है 6.6। देखो जो आपका एच है इसका एक मान है जो कि एक कॉन्स्टेंट 6 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 होता है, कॉन्स्टेंट मान है। ठीक, एच सी है प्रकाश की चाल, जिसका मान आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 3 गुणे 10 की घात 8 होता है, पता है। ठीक है, अपोन में लैम्डा, लैम्डा का मान आया 7 गुणे 10 की घात माइनस के 7, समझ में आ गया। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू में 10 की पावर 8 इंटू में 10 की पावर माइनस के 7 है, इसको ले चलेंगे बच्चों हम लोग ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7, वो भी हो जाएगा पॉजिटिव में, इंटू में आपका यहाँ पर 3 भी है, ये वाला 3 है, डिवाइड बाई आपका 7 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, छतियाँ हैं कितने होते हैं 18, 18 के 8, छतियाँ 18 और छतियाँ 18 एक 19, यानी कि एक 19 दशमलव इतना, ठीक 19.8 गुणे। अब देखो यहाँ पर 10 की घात माइनस के 34 हैं, इंटू में 8 और 7 प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 10 की घात 15, डिवाइड बाई आपका कितना बचेगा 7, इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14 होते हैं, 2 बार गया 14 हो गए। ठीक है, 14 हमने लगा दिया दशमलव। अब देखो 14 इधर हैं तो इधर 5 बचे और ये वाले 8, कितने हो गए 58, 7 21 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, यानी कि 7 8 56 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 8 56, 7 8 56, 63, 7 8 56 बचेंगे 2 और फिर 0, 7 दूनी 14, ठीक है इतना ही रखो। देखो 2.8 इंटू
10 की पावर देखो ए माइनस की 34 है, ये 15 है। अगर इससे 15 दूनी 30 होते हैं और 15 और 4 19, यानी कि 10 की पावर कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। और एक इसमें ए जो आपका आंसर आएगा, ई का मान आएगा वो आपका आएगा जूल में। किस में आएगा, जूल में। बट यहाँ पर जो मान दिया गया इतने ईवी दिया गया, इसको हमें ईवी में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या हो जाएगा देखो 2.8 इंटू में आपका हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 19, इसमें डिवाइड करेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 से, इतने से इसका डिवीजन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी। 1 मिनट एक वेट ओनली 1 मिनट। हाँ ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल, 10 की घात माइनस के 19 से ऊपर माइनस के 19 से ए, आप ये वाली नीचे ला जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे लाएंगे, तब भी ये प्लस से माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, देखो ए बचा 28/16। इसको पहले 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा, बटे 12 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर काटेंगे 7 आ जाएगा, बटे में आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, 7/4 आ गया। अब इसको आप ईवी कर सकते हैं, बट यहाँ से हमें कोई वैल्यू मिलने वाली है नहीं, तो यानी कि 4 एकन 4 हो जाएगा। अब बचे इधर 3, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे ऊपर जीरो, 4 7 28, 7 चौक 28, ठीक है। 7 बार जाएगा, फिर 2 4 5 20, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो ई का मान आएगा है 1.75 ईवी आया है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका कार्यफलन देखो, यहाँ पर जो मान आया है ई का वो कितना आया है, 1.75 ईवी आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। बट इसका कार्यफलन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब ए जो मान है ज़्यादा है और ए वाला जो मान है वो कम है, ठीक है। क्या 7000 एंगस्ट्रॉम का तरंग है, इस प्रकाश हम इस पर डालेंगे तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन वैद्युत उत्सर्जन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मान है तरंग प्रकाश बहुत कम तीव्रता का है, प्रकाश बहुत यानी लो क्वालिटी का है, बहुत कम है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। देखो क्या होता है, किसी भी धातु से अगर आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने हैं तो उसकी जो कार्यफलन होता है, उस धातु का जो भी कार्यफलन होता है, W होता है, कार्यफलन को W से लिखते हैं। इसका जो मान है, इसके मान से ज़्यादा प्रकाश का जो वैद्युत उत्सर्जन होगा, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगी, उसका मान जो है इसके तरंगदैर्घ्य जो आपका W का मान होता है, इसके ऊर्जा से ज़्यादा होना चाहिए, इसके कार्यफलन से वो प्रकाश जो है उससे ज़्यादा स्पीड का होना चाहिए, उससे ज़्यादा पावरफुल होना, तभी उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा उत्सर्जित नहीं होंगे। और यहाँ पर तो इससे भी कम, इसका जो कार्यफलन है उससे भी कम ही का मान आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो हम सीधे लिख देंगे उत्सर्जन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, इस चीज़ याद रख लेंगे। बस कार्य शाम जो हमारा काम था वो हो गया फिनिश। आई होप बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो भी न्यूमेरिकल आपको बताए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा और एक छठा लेक्चर रहेगा, उसमें हम पूरी जो बुक के हैं न्यूमेरिकल हैं वो फिनिश हो जाएंगे। हो सकता है आज की क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगी हो, क्योंकि बच्चों इसमें ऐसे न्यूमेरिकल थे, सारे थ्योरेटिकल, सारे सोचने वाले न्यूमेरिकल थे। हो सकता है आपको हार्ड लग सकती है, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। तो बच्चों आप 1 से 2 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको इजी लगने लगेगी, ठीक है बच्चों। 3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, इनमें जो सूत्र प्रयोग हुए हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल आपको बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है वो 5 नंबर वाले ही है, इसीलिए आपको हो सकता है हार्ड लग रहा हो, लेकिन 5 नंबर में जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को कहीं पर समझा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको इतना समझ में नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर एक सर जी आप मान लीजिए ये चीज़ समझ में आ गई, आपको एक कैलकुलेशन जो है वो समझ में नहीं आया, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से जैसे भी आपके फ़ोन में लगता है, आप इस चीज़ का इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपने उसी स्क्रीनशॉट में जो आपकी फ़ोटो गैलरी में सब उसमें आप इस तरीके से उसके ऊपर हमें एक शो कर देंगे और आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे SB स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे और वो फ़ोटो हमारे पास सेंड कर देंगे। वो फोटो आप हमारे पास सेंड कर देना, सर हमें डाउट है वो लिख देना, हम आपको वहाँ पर हो सकता है किसी ना किसी तरीके से 110% समझा देंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनका डाउट भी सॉल्व हम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली जरूर हमसे पूछेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।